हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट अर्ली सोसाइटीज़ राइटिंग एंड सिटी लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे। इस सेक्शन में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक एक अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। उसमें आप ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया, उसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त की। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि वो कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल और बीजों को इकट्ठा करके जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, वो किन तरीकों से अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप ये भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। और लास्ट में आप ये देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में कुछ पता चल सकता है। और दूसरा टॉपिक है कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे कि मेसोपोटामिया, वर्तमान में जो इराक के कुछ शहरों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर बहुत दूर व्यापार के एक केंद्र था। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी कि पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुत सारे पाए जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय अलग अलग लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों जैसे जीवन के पुनः निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप ये भी देखेंगे कि इनमें से शहर और कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। ये एक बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है कि अगर लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में कई प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव हो पाती। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों साल तक जंगलों, गुफाओं या काम चलाऊ घरों, आश्रयों या शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। ये एक लंबी कहानी है और ऐसी कई घटनाओं से जुड़ी है जो सबसे पहले नगरों की स्थापना से कम 5000 साल पहले घटित हुई थी। और कई चीज़ों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से ये था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठा किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वो कहाँ उगता है, वो किस मौसम में फलते हैं, ये सब कुछ। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिम एशिया में गेहूं और जौ, मटर, कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थीं। पूर्वी और दक्षिण एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सुअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। तब पौधे से निकलने वाले रेशों जैसे कि रुई, पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे कि ऊन, इन सभी से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों और गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाने लगा। इन सभी घटनाक्रमों के बाद और भी कई परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक ना जाए। इसीलिए एक स्थान पर बस कर रहना आम बात हो गया और इसके बाद लोग अपने रहने के लिए अधिक स्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ और जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। अनाज और कई उपज इकट्ठे करने के बाद नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा।
साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजारों और उपकरणों को घिसाई के कई प्रक्रिया के जरिए उसको और अच्छे से पॉलिश करके बनाया जाने लगा। कई नए उपकरण बनाए गए, जैसे कि अनाज की पिसाई और सफाई करने के लिए ओखली और मोसल, पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया या फावड़ा जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टीन जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए थे। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया और दूर जो स्थानें थीं, समुद्रें थीं, उससे उत्पन्न होने वाले कुछ नए प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें जैसे कि लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ और ऑब्सीडियन, ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा को कहते हैं। ये सभी चीज़ें इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गांव और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके बाद पुराने छोटे छोटे जन समुदाय के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए और ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए। इस प्रक्रिया में कई हजार साल लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा है, क्योंकि लोगों के जीवन में इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में दो अलग अलग विषयों को पढ़ेंगे तो इन बारे में इन परिवर्तनों को आप देख सकेंगे। ये भी याद रखेंगे कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ का ही एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ा है अच्छे से। इनके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे कि किसान समुदाय और पशुचारक यानी कि ग्वाले लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग। अब यहाँ पर टाइमलाइन फर्स्ट स्टार्ट होता है। टाइमलाइन यानी कि कालक्रम। ये कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों जैसे कि आंख का आविष्कार, धातुओं का प्रयोग, हल द्वारा खेती और पहिए या चौक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा जिनकी विषय वस्तु विस्तार से यहाँ पर बताई गई है। राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच ये प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपत्ता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया, तुर्की में 2000 साल ईस्वी पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराव के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी थी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने की कोशिश करेंगे और फिर ये जानने चाहेंगे कि लेखन की परंपरा से क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हुए। इतिहास के शुरुआती काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 साल ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग
1100 ईस्वी पूर्व से, जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम भाषा सुमेरियन यानी कि सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अकदी भाषा के लोग यहाँ आए, तब अकदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अकदी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ी। फिर 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाने लगा। ये भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोले जाने लगी थी। ये आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई थी। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे उरुक और मारी में, जिन पर हम आगे और बात करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे समय तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली थी। इन खुदाइयों के बाद आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और कई मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों ने मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है, जिसका मतलब होता है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्व खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई थी। मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए बहुत ही पर्याप्त मात्रा में बारिश भी हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन माना जाता है। सर्दियों की बारिश के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण कर लेती हैं, और पहले दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वो स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है या फिर जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब ये उपजाऊ मिट्टी वहां जमा हो जाती है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम करती थीं। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक बारिश होती नहीं थी, वहाँ कमी रहती थी बारिश की। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थीं। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन जैसी वस्तुएं मिलती थीं। इसके अलावा
नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल खजूर देते थे। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के कई कारकों के बारे में हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पहले ही हमें शहरी जीवन के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शहरीकरण का महत्व क्या है। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा कई आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके बाद कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, खासकर इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के कई लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। जैसे कि एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है। वो खुद ऐसे औजार नहीं बना सकते और वो ये भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर कहाँ से मिलते हैं। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी कि पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। ये व्यापार करना नहीं जानते। कांसे के औजार बनाने वाले भी धातु, तांबा या टिन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाते। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, शहरी जीवन की विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, कई प्रकार के पत्थर, लकड़ी, जरूरी चीजें अलग अलग जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी जरूरत होती है। शहरों में अनाज और कई खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं, उनके संग्रह वितरण के लिए व्यवस्था करना होता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए होते हैं। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। ये वारका का शेष है, द वारका हेड। 3000 ईस्वी पूर्व उरुक नगर में स्त्री का ये सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इनकी आंखों और भावों में नीले लाजवर्द और सफ़ेद सीपी काले डामर की जड़ाई की गई है। सिर के ऊपर एक ढांचा बना हुआ है जो शायद गहने पहनने के लिए बनाया गया था। ये मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती थी। ये एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, आप इसके बारे में और जान सकते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का कमी तो था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामिया लोग
संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और कई प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान या फिर खाड़ी पार के देशों से मंगाते थीं, जिसके लिए वो अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए बहुत जरूरी था। पशुओं की पीठ पर भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे इन सभी पर काफ़ी खर्च होता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसीलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जल मार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या नदी की धारा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी चैप्टर में मारी नगर का यहाँ पर बात किया गया है, जिससे पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर होगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक जरूरी थी। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है, जिसमें अपनी एक ध्वनियाँ, अपना एक अर्थ होता है। इसे मौखिक या शाब्दिक भाव अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भाव अभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चरित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेसोपोटामिया में जो पहली टैबलेट पाई गई है वो लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की है। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों और कई तरह की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिर में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक एक चिकनी मिट्टी गीला करता था और फिर उसको अच्छे से उसी पे लिख लेता था, जिसे वो आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वो सावधानी पूर्वक उसकी सतह को चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तिल्ली की तीखी नोक से वो उसकी नमी और जैसे एक गीली मिट्टी पे लिखना उसी तरह वो लिखता था। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थीं तो पक्की हो जाती थीं और वो मिट्टी के बर्तनों जैसी ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे कि धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसा जो बनाया जाता था वो एक बार जब सूख गया तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता। जैसे अगर कोई मिट्टी सूख जाए तो उस पर कुछ भी लिखना संभव ही नहीं रहता है। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती है तो वह बेकार हो जाती है। इस प्रकार सभी सौदे के लिए चाहे वो कितना ही छोटा हो एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। लगभग 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता
प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे अगदी भाषा ने ले लिया। अगदी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक यानी कि 2000 से अधिक सालों तक चलता रहा। द सिस्टम ऑफ राइटिंग। जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वो एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे कि इंग्लिश वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर होते थे जैसे इंग्लिश में पुट या एल या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे जो गीली मिट्टी पर लिखने के बाद उससे सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ना पड़ता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसीलिए लिखने का काम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। फिर बात आता है साक्षरता। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थी। अगर राजा खुद पढ़ सकता था तो वो ये चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसीलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी, मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। यह सब कुछ इस प्रकार वहाँ लेटर लिखा जाता था और पढ़ा जाता था। द यूजेस ऑफ राइटिंग। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एनमरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है ये कोई नहीं जानता था। एनमरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और कई बहुमूल्य रत्न धातुएं मंगाना चाहते थे। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा था। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वो चांद तारों की रोशनी और उनसे दिशा के अनुसार दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वो रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता गया। जब वो पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के बाद खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद वो अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। लास्ट में दूत इतना परेशान हो गया कि अपनी बात को सही तरह से रख ही नहीं पाया और उसने एनमरकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चारित शब्द कील यानी किलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसने पट्टिका पर नजर रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सबसे पहले राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी।
ये काव्य हमें ये भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठा करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। 5000 ईस्वी पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वो जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शेष शाही शहर थे। इनमें से पहली दो श्रेणियों के शहरों पर यहाँ पर बात की गई है। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थान का पता नहीं अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनः निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर कई प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का ही घर होता था। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद अंदर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थीं। यही मंदिरों की विशेषताएं थीं। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थीं। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होते थे। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियां की परतें जमी हुई मिली हैं। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे कि तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना, ये सब कुछ यही की जाती थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियोक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली, ये सब कुछ आवंटन और वितरण के लिए लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन और भी जो दूसरे कारक थे इस व्यवस्था में विद्यमान थे। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाते थे। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबो देता था, और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थीं, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। जैसे कि पुरातत्व अभिलेखों से पता चलता है, मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आई हैं। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे वो अपने पास की जलधारा से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिल पाता था। ये लोग अपने हिस्से की सरनी में से मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में ज़मीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वो अपने साथियों और अनुयायियों को लूट का माल बांट कर खुश कर देते थे और हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वो अपने चौकीदार या नौकर बना लिया करते थे। इस प्रकार वो अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। लेकिन युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज हैं तो कल चले जाते थे। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके बाद नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गईं।
इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सकें। मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सकें। जैसा कि एनमरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया और समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया हो, जिससे कि वो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सकें। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। उरुक में जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, उसमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र यहाँ पर मिलते हैं और सावधानीपूर्वक किए गए पुरातत्व सर्वेक्षणों से भी पता चलता है कि 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका ये विस्तार शताब्दियों के बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। ये भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफ़ी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। उरुक नगर 4200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। उसके बाद 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास वो बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का या फिर प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही ना देना पड़े, पर काम करना जरूरी था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली हैं जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दी जाने वाली अनाज, कपड़े और तेल की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक हर दिन 10 घंटे काम किए होंगे। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने और दूर देशों में जाकर मंदिर के लिए सामान लाने का काम करते थे। इसकी वजह से 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई थी। कई प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजार का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के कोन बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंकुओं को अलग अलग रंगों में रंग कर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वो दीवारें कई रंगों से सुशोभित हो जाती थी। मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता मिली थी। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक युगांतरकारी परिवर्तन आया, जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी साबित हुआ, और वो था कुम्हार के चौक का निर्माण। आगे चलकर इस चौक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे थे। फिर मोहर एक शहरी शिल्प कृति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थीं, जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरे के जो बीच में आर पार होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस तरह उनमें लगातार
चित्र बनता जाता था। वो अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा बनाई जाती थी और कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे कि मालिक का नाम, उसके इष्ट देव का नाम और उसकी अपनी पदीय स्थिति। ये सब कुछ किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से बनाकर वो मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाए। इससे उस बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वो मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाता था। लाइफ इन द सिटी। अब यहाँ पर हमने जितना भी पढ़ा, नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संप्रभुत्व वर्ग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें जैसे कि आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ और लाजवर जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर, विशाल मात्रा में उर्में, राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार, इन सभी मामलों से संबंधित ये सब कुछ पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार स्वरूप देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वो एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सांस लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाई का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत, ये सब कुछ पुत्रों को ही मिलता था। आइए अब उर नगर का बारे में और जाने। ये उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी और कई तरह की गलियां पाई गईं, जिससे ये पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के कई घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे गधे पर लाद कर घर तक लाए या ले जाते थे। पतली और घुमावदार गलियों घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहां गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियां नहीं थीं जैसा कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई है, बल्कि जल निकासी की नालियों और मिट्टी की नलिकाएं उर नगर के घरों के अंदर आंगन में पाई गई हैं, जिससे ये समझ में आता है कि घरों की छतों का ढलान अंदर की ओर होता था और बारिश का पानी निकास नालियों के माध्यम से अंदर आंगनों में बने हुए होल में जाता था। शायद ये इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज बारिश आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह कीचड़ से ना भर जाएं। फिर भी ऐसा लगता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जहां वो आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि बारिश के बाद कीचड़ बहकर घरों के अंदर ना आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में एक तरह से प्राइवेसी भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जिनके बारे में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें वहाँ पर लिखी गई हैं।
जैसे घर की देहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वो सौभाग्य प्रदान करता है। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा अंदर की ओर खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों और जनसाधारण की समाधियां पाई गई थीं, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा यहाँ पर मैप में कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वो फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। यहाँ मैप में कई कलर का प्रयोग किया गया है कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजारों, इन सभी की जरूरत पड़ती थी तब वो अपने पशुओं और उनके पनीर, चमड़ा, मांस के बदले ये चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों और गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गडरिये खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांवों पर हमला बोलकर उनको इकट्ठा किया माल लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ की कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों या फिर भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये खानाबदोश लोग अकदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से अलग होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति अलग अलग समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः कई जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। लेकिन मारी के राजाओं को हमेशा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था। अलग अलग जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, लेकिन उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं और उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और कई किस्म का वहाँ से सामान नाव के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया, लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तेल के
जो भी सारे सामान थे जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के बॉटल रखे जा सकते थे और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें जितने भी सामान की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलाशिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। ये द्वीप उन दिनों तांबे और टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसीलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, लेकिन व्यापार और समृद्धि के मामले में ये अद्वितीय था।